नमस्कार दोस्तों एक चीज आपने नोटिस किया होगा, पिछले कुछ समय से लगातार नेटो को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप का तो देखिए कभी पता नहीं है, अचानक से खबर आएगी कि वो नेटो को छोड़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप देख सकते हो ये खबर, ट्रम्प्स नेटो थ्रेट कुड बी इंडियाज बिगेस्ट डिफेंस ब्रेक। मतलब मान लीजिए अगर ये फॉर्मल तरीके से छोड़ते नहीं भी हैं तो भी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत मदद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने धमकी दिया कि यूरोप के ऊपर अगर कुछ होगा तो मैं यहाँ पर हेल्प करने नहीं आऊँगा, क्योंकि जिस तरह से वो हेल्प मांग रहे थे ईरान वॉर में, वो उनको हेल्प नहीं मिली है यूरोप से। तो इसी की वजह से यहाँ पर भारत के लिए क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि वाई इज ट्रम्प थ्रेटनिंग नेटो, क्योंकि क्या है ना, नेटो के जो अलाइज हैं उन्होंने यूएस के एक्शन को सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट आपने देखा होगा यूके के जो पीएम है किर स्टारमर, उन्होंने ये तक कह दिया था दिस इज नॉट आवर वॉर। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से बिना कंसल्ट किए ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, और इसीलिए नेटो के जो अलाइज हैं वो यूएस को इस एक्शन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और स्पेशली जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर पूरा डिस्रप्शन हो गया है। तो यहाँ पर रिसेंटली हुआ क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे थे कि आप भी आइए, अपने शिप्स को भेजिए और जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सिक्योरिटी है उसको बढ़ाइए, अदरवाइज जो ऑयल के दाम है वो बढ़ते जाएंगे। और साथ ही साथ जो मिलिट्री एस्केलेशन है ईरान के खिलाफ, तो इन सारी चीज़ों में यूरोप के जो अलाइज हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की मदद नहीं की, एंड दैट इज वाई यूएस और यूरोप के बीच में एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझिए, नेटो क्या है एंड क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनाया गया था, बेसिकली वॉर कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कोल्ड वॉर के समय आपको याद होगा यूएसएसआर और अमेरिका ये दो पिलर्स थे, दो पोल थे एक प्रकार से, और इन्हीं के इर्द गिर्द चीजें होती थी। तो नेटो के अंदर आप देखोगे ना तो 30 से ज्यादा कंट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि अमेरिका में आप देख सकते हो कनाडा हो गया, यूएस हो गया, फिर इसके अलावा यूरोप में यूके, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। और रिसेंटली जो यूक्रेन को लेकर भी हुआ 2022 में, जो पूरा वॉर स्टार्ट हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो वो भी तो नेटो को लेकर ही था ना। यूक्रेन चाहता था कि नेटो का सदस्य बने, लेकिन रशिया ने यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया था। तो इसमें 30 से ज्यादा कंट्रीज हैं, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है कलेक्टिव डिफेंस का। मतलब इसका जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि अगर एक भी देश पर अटैक हुआ तो वो सभी नेटो कंट्री पर अटैक माना जाएगा। अच्छा, ये बैकबोन क्यों है? मतलब कि यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका। यूएस का जो ग्लोबल लीडरशिप है दैट इज सो इंपॉर्टेंट इन दिस नेटो के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें। और वर्ल्ड वॉर 2 का जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो भी इंटरनेशनल ऑर्डर बना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ट्रंप चाहते क्या है? देखो, ट्रंप ने ये जो रिसेंटली धमकी दी है ना कि हम नेटो को छोड़ सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप तो बार बार यही आर्गुमेंट करते आए हैं कि बाकी के जो कंट्रीज हैं नेटो के, वो बहुत कम पैसा खर्च करते हैं डिफेंस के अंदर, वो बेसिकली यूएस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यूएस की तरफ से सुरक्षा मिली हुई है, प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसीलिए वो ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, अदरवाइज उनको भी डिफेंस पर खर्च करना पड़ता। एंड इसीलिए उन्होंने कहा कि ये अनफेयर बर्डन शेयरिंग सिस्टम है, कि यहाँ पर अमेरिका ही ज्यादा एक्सपेंडिचर का भार जो है वो क्यों उठाए, सभी को इक्वली उठाना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ सडन डिसीजन, ये बेसिकली जो कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन रहा है ट्रंप का, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर यूएस नेटो को छोड़ देता है तो ये क्या होगा, इसका मायने क्या है? देखो, ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। एक तो जो सिक्योरिटी डिपेंडेंस है वो कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि यूरोप आज के डेट में पूरी तरह से यूएस ट्रूप्स के ऊपर, यूएस की जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, यूएस का जो रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर यूएस इससे बाहर हो जाता है, मतलब यूरोप की पूरी जो सिक्योरिटी है वो बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी। फिर दूसरा क्या होगा कि स्ट्रैटेजिक शॉक होगा यूरोप के लिए। यूरोप को अल्टीमेटली अपना जो बजट है डिफेंस पर वो बढ़ाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी यहां पर बिल्ड करनी पड़ेगी, नए डिफेंस पार्टनर्स ढूंढने होंगे। तो एक प्रकार से ये इतना जल्दी तो नहीं होगा ना। अगर ऐसा हो भी जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन में ही यूरोप जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, उसको करने में बहुत लंबा समय लगेगा। सो दैट इज वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट कि अगर अमेरिका छोड़ता है तो यूरोप बहुत बड़े ट्रबल में आ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो राइवल पावर्स है उनको जगह मिल जाएगी, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो पूरा का पूरा जो पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन है ग्लोबली वो आपको देखने को मिल सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो यूएस लेड यूनिपोलैरिटी बनी हुई थी उसको वो समाप्त हो जाएगा।
तो क्योंकि 1991 के पहले जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसके पहले तो यूएस और यूएसएसआर दो पोल्स थे, लेकिन अब यहाँ पर यूनिपोलैरिटी हमें देखने को मिल रही थी पिछले कुछ दशक से। लेकिन अब क्या है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर चाइना का रोल ज़्यादा होगा, रशिया का ज़्यादा होगा, भारत का भी रोल बढ़ेगा, यूरोपियन यूनियन का रोल बढ़ेगा। इस तरह से पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर असली सवाल तो ये है कि ये भारत के लिए इतना बड़ा डिफेंस ब्रेक क्यों हो सकता है। देखो, ऑब्वियस सी बात है कि अगर अमेरिका यूरोप को सपोर्ट नहीं करेगा, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली यूरोप को अपना जो डिफेंस सोर्सिंग है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में भारत बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। भारत अट्रैक्टिव क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो हमारे पास स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। मतलब हम यूएस के साथ भी डील करते हैं, रशिया के साथ भी करते हैं, यूरोप के साथ भी करते हैं। हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो तेजी से ग्रो हो रहा है, और जो प्राइसिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पर भारत चीजें प्रोवाइड कर सकता है, वेपन सप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी तेजी से ग्रो हो रही है। अभी तक हम सिर्फ इंपोर्टर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन पिछले एक दशक में भारत ने अपना जो एक्सपोर्ट है डिफेंस में उसको तेजी से बढ़ाया है। साथ ही साथ मिसाइल सिस्टम हो गया जैसे ब्रह्मोस, नेवल जो शिप बिल्डिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक और रडार हो गया, स्पेस मिलिट्री इंटीग्रेशन हो गया, ये हमारी की स्ट्रेंथ है। और साथ ही साथ यूरोप के अंदर जब डिमांड बढ़ेगी, यूरोप अपना बजट बढ़ाएगा, तो भारत का जो एक्सपोर्ट बूम है वो देखने को मिल सकता है। मतलब हमारे पास पोटेंशियल है कि हम इसका फायदा उठा सकें। अच्छा, एक और चीज है, रिसेंटली आपको याद होगा मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में काफी चर्चा हुई थी। तो ये परफेक्ट समय हो गया है। अभी जो एग्जिस्टिंग इंडिया यूरोप कन्वर्जेंस है ना, जिसमें ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन डिफेंस कॉपरेशन में एंगेज कर रहा है भारत के साथ, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस एक्सपैंड हो रहे हैं, को प्रोडक्शन एक्सप्लोर हो रहा है, तो इसकी वजह से नेटो की जो अनसर्टेनिटी है ये भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच का जो पार्टनरशिप है उसको और तेजी से बढ़ा सकती है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का भी एडवांटेज है। मैंने आपको पहले ही बोला कि यहां पर भारत जो है यूएस के साथ भी काम कर रहा है, रशिया के साथ भी कर रहा है, यूरोप के साथ भी कर रहा है, और स्पेशली आज के फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में ये भारत के लिए एक मेजर एडवांटेज हो जाता है। तो ओवरऑल ये समझिए कि नेटो एग्जिट करने की वजह से अगर अमेरिका हटता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी है और खतरा भी है। पहले अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एक तो मैंने आपको बता दिया, हमारा जो एक्सपोर्ट है डिफेंस में वो काफी तेजी से बढ़ सकता है। यूरोप हमारे लिए एक नया मार्केट की तरह होगा। फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी एक्सेस, क्या है ना कि देखो यूरोप के पास वो टेक्नोलॉजी है, जैसे फाइटर जेट वगैरह की हम बात करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी यूरोप के पास है, तो हम ज्वाइंट प्रोडक्शन कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। जो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी इनफ्लो है वो भारत में आ सकता है, तो अगेन इससे भारत के पास अपॉर्चुनिटी है। और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, भारत जो है इंडिस्पेंसिबल हो जाएगा ग्लोबल सिक्योरिटी में। जहां तक खतरे का सवाल है तो देखो, एक तो क्या है ना कि अगर नेटो कमजोर हुआ तो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो सकते हैं। रशिया को या फिर किसी भी ऐसे देश को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि यूरोप के किसी भी देश पर वो अटैक कर देगा, और उसके बाद क्योंकि अब अमेरिका तो साथ देगा नहीं, एंड दैट इज वाई इंस्टेबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा यूएस की तरफ से भी प्रेशर आ सकता है। अगर हम यूरोप के साथ एंगेज करेंगे तो जैसे आपने देखा ना रिसेंटली कैसे ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ को लेकर इतना प्रेशर बनाया, ऑल्दो भारत झुका नहीं, भारत अपने स्टैंड पर बना रहा। भले ही हमारे ऊपर कितना टैरिफ लगा दिया गया 50%, लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा यूरोप के साथ जैसे ही हमने मदर ऑफ ऑल डील की, ट्रंप को यह बात समझ में आ गई और तुरंत भारत के साथ भी उसने डील कर ली, राइट। तो दैट इज वाई यहां पर एक तो अमेरिका का प्रेशर होगा जो कि भारत को संभालना होगा। फिर चाइना का भी फैक्टर है। देखो मैंने आपको क्या बोला, अगर यूरोप को चाहिए होंगे वेपन्स वगैरह तो भारत के पास अपॉर्चुनिटी है, तो सेम उसी प्रकार से चाइना के पास भी तो वो अपॉर्चुनिटी है, और चाइना को तो चाहिए ही होता है, वो तो अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब करता है। तो इसका खतरा यही है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी हैं, अपॉर्चुनिटी है तो इसका प्रॉब्लम्स भी है। फिर इसके अलावा अब लास्ट में क्वेश्चन एक और है जो मेरे मन में आया कि जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका नेटो से अलग हो जाए तो क्या इतना आसान होगा? क्या ट्रंप के बोलने से अमेरिका अलग हो सकता है? देखो एक तो मैं आपको बता दूं, नेटो जो है एक ट्रीटी ऑब्लिगेशन है। मतलब यूएस ने जब नेटो को ज्वाइन किया था ना, तब सेनेट की तरफ से रेटिफिकेशन हुआ था। जो यूएस की पार्लियामेंट है जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो सेनेट है जिसको अपर हाउस कहते हैं जैसे भारत में राज्यसभा, तो उन्होंने इसको रेटिफाई किया था ज्वाइन करने के लिए। तो अगर यहां पर यूएस एग्जिट करता है तो ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव डिसीजन से नहीं होना चाहिए, ट्रंप के बोलने से नहीं होना चाहिए। अगेन यहां पर सेनेट का रोल आ जाता है कि चलो आप अमेरिका जो है इससे अलग हो सकता है। फिर दूसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, 2023 में बेसिकली बाइडन के समय एक कानून लाया गया था। उस कानून में यह बोला गया कि प्रेसिडेंट यूनिलैटरली किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी से
विड्रॉ नहीं कर सकते। उसको अगर विड्रॉ करना है तो सेनेट से 2/3 का अप्रूवल चाहिए होगा और फुल कांग्रेशनल जो लेजिस्लेशन है वो चाहिए होगा, मतलब जो कानून वगैरह वो पास कराना होगा। तो इसका मतलब साफ हुआ कि ट्रंप अगर खुद से फैसला लेते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। जैसे कि टैरिफ लगाया था ट्रंप ने, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया यूएस के, तो उन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। लेकिन हाँ, एक और चीज है, मान लीजिए अगर ट्रंप एग्जिट नहीं भी करते हैं तो रियलिटी में क्या होगा, यहां पर डी फैक्टो वो एग्जिट हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि भले ही अमेरिका नेटो में बना रहेगा, लेकिन मान लो कल के डेट में यूरोप पर अटैक होता है तो ट्रंप तो कह देंगे कि हमें तो कोई लेना देना नहीं है, वो आर्टिकल 5 मानने से मना कर देंगे। ठीक है, एक तो यह है। दूसरा, अपना जो ट्रूप्स का प्रेजेंस है यूरोप में वो कम कर देंगे, जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, जहां पर मेजर यूएस के बेसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और फंडिंग भी कट कर सकते हैं ना, ट्रंप कह देंगे कि मैं क्यों फंडिंग करूं, क्यों पैसे यहां पर दूं। तो एक प्रकार से या तो एग्जिट करेंगे, अगर एग्जिट नहीं भी करते हैं तो यहां पर वो डी फैक्टो मदद नहीं करने वाले हैं। तो दैट इज वाई यहां पर यही आ रहा है कि भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और भारत को अभी से ही एक बेस तैयार करना होगा, यूरोप से बातचीत करनी होगी इसके लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। जाने से पहले आप सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो नेटो की फाउंडिंग मेंबर नहीं है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 का जो नया बैच है दोस्तों 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, बहुत कुछ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।